मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता था और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं यूएई के अंदर रहते हुए कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे इन टर्म्स ऑफ दिरहम्स। सैलरीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उस पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, सही जगह से उसको संभाला ही नहीं। इन्वेस्ट तो छोड़ दें, उन्होंने सेव भी नहीं किया और वो आज बहुत ही बुरे हालात में है। किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, वो भी अपने घर की मैं ऐसे लोगों का, जैसे मैंने आपसे इससे पहले ही बता रहा था, वो कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो अपने पैसों के साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। ये हमारा ये जो है फाउंटेन व्यू भी शुरू हो गया है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो आप देख भी रहे होंगे मेरे साथ जो है दुबई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर। और कंटेंट क्रिएटर ऐसे कि मैंने बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी बेस देखे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं, सेविंग पर बात करते हैं और ओवरऑल आपको एजुकेट कर रहे होते हैं कि कैसे वेल्थ क्रिएशन की जाती है। तो ही इज़ नन अदर देन वली ख़ान साहब, जो कि दुबई बेस्ड होते हैं। और हमारा चक्कर लगा, हमारा आज पहला दिन था, तो पहले दिन था, हमने कहा यार खाना तो खा लिया है और थोड़ा बहुत घूम भी लिए हैं, तो वली भाई को हाथों हाथ पकड़ते हैं और उनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं। तो वली भाई, थैंक यू यार, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। नहीं नहीं भाई, आपने हॉस्पिटैलिटी की। मैं दुबई में आपको होस्ट करना चाह रहा था, लेकिन आपने जो है ना मुझे यहाँ पर दुबई मॉल के अंदर माशाल्लाह से दावत करवाई। नहीं, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर। हमारा तो ये है कि दोस्त जब एक दफ़ा बन जाए, फिर जो भी खाना खिलाएं वो एक ही जैसा कंसिडर होता है। वली भाई, मैं काफ़ी अरसे से जब से मेरा यूएई में इंटरेस्ट बढ़ा है ना, तो मैं जब यूट्यूब में लिखता हूँ ना कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से या रियल इस्टेट के सेक्टर को देखता हूँ, तो आपकी वीडियोस बहुत आ रही होती हैं। एंड आई एम फैसिनेटेड द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर कवरिंग, स्पेशली जो बड़ा डिफरेंट तरीके से जब आप स्मार्ट क्राउड को की बात करते हैं कि यार ये भी तरीका हो सकता है कि आप मिनिमम 1000 दरहम से भी स्टार्ट कर सकते हो रियल इस्टेट सेक्टर में दुबई में रहते हुए। तो बड़ा फैसिनेट करता है हाउ यू ऑल स्टार्ट दिस होल थिंग। कहाँ से आपको आइडिया आया? बिकॉज आप जॉब भी कर रहे हैं यहाँ पे एट द सेम टाइम, तो जॉब करने के साथ साथ आप जो कंटेंट क्रिएशन वाली साइड पे, और फिर आपने ये निच डिस्कवर की, जबकि आप टेलीकॉम इंजीनियर भी है, तो ये आइडिया आपको आया कहाँ से सबसे सो पहले? बेसिकली नहीं भाई, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे कांटेक्ट किया और फिर हम लोगों ने आप एक छोटा सा लिंक था और उसके बाद से जो है ना ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। आई थिंक कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जी एक बिल्कुल। महीना मैक्सिमम हुआ होगा हम लोग एक हाँ दूसरे को जानते। बिल्कुल। तो उसके बाद से इट जस्ट हैपेंड दैट यू कम हियर एंड देन वी स्टार्टेड दिस। खैर, मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की कोई 2.5 साल पहले, और उससे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी थी वो मैंने पहले से स्टार्ट की हुई थी। लेकिन उसमें इस तरह से था कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता था और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं यूएई के अंदर रहते हुए कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे इन टर्म्स ऑफ दिरहम्स। सैलरीज बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उस पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, सही जगह से उसको संभाला ही नहीं। इन्वेस्ट तो छोड़ दें, उन्होंने सेव भी नहीं किया और वो आज बहुत ही बुरे हालात में है। तो मुझे ये पता है कि पैसों को कमाना एक चीज़ होती है, उसको रिटेन करना, उसको ग्रो करना एक अलग चीज़ होती है। तो मेरा बहुत सारे मेरे अपने दो दोस्त हैं, उनके साथ अक्सर ये आर्ग्यूमेंट रहता था कि यार आप ज़्यादा सैलरीज़ को ठीक है टारगेट करो, पैसे बढ़ाने चाहिए, पैसे ग्रो करने चाहिए, आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप उस चीज़ को भी फोकस करो कि आपका जो ग्रोथ है पैसों की, जो आपकी एग्जिस्टिंग वेल्थ है, वो कैसे ग्रो हो सकती है। लेकिन लोग मानते नहीं थे इस चीज़ को, और मैं उनको जितना भी शो करता था एक्सेल के ऊपर, कंपाउंडिंग शो करता था, बताता था, वो कोई समझता नहीं था इस चीज़ को। लेकिन मुझे लग रहा था, अच्छा, बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं 2009 से यूएई में हूँ। उससे पहले भी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं और पता है कि भाई जो भी करना है वो खुद करना है, अपने अपने ही आप करना है सब कुछ, और हसलिंग की आदत शुरू से है। मैं 2002 से और इवन बिफोर उससे पहले से मैं अपने कोई ना कोई काम करता रहता था। हालांकि शुरू से लेके मैंने अब तक जॉब की है, लेकिन मैं कोई ना कोई काम में रहता था कि कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा काम करता रहूँ। तो अब जब मैं कंटेंट क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे हुए थे जो मुझे पता था कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो एक नॉर्मल एक्सपर्ट की जर्नी होती है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान के, अगर यूएई में रह रहा है या गल्फ कंट्रीज़ में रह रहा है, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है, जो कि मैंने किया। मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपने उसके अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनाई, वो सब कुछ मैंने किया। उसके बाद मैंने कहा यार अब डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज़ होती है।
उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक जगह हो गई है। मैं कराची से हूँ पाकिस्तान में, तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वहीं कर रहा था। तो इवेंचुअली मुझे आइडिया हो रहा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपने यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही बात हो गई थी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब इनफ इज़ इनफ, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मुझे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मुझे खुद भी सीखना था। ना सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी से डाइवर्स किया, मैंने डाइवर्सिफाई किया, मैंने उसको फिर स्टॉक्स में लेके गया। सबसे पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जब मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उस वक्त से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट के कोई अच्छे हालात नहीं रहे। मतलब अगर आप बात करें 2000 लेट से 2000 में किसी ने इन्वेस्ट किया हो, 2010 में इन्वेस्ट किया हो, 2017 तक किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जा रही थी। और हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 2018 से, तो उसके बाद से मार्केट सिर्फ नीचे गई है और या फिर साइडवेज रही है। तो म्यूचुअल फंड ने मुझे कोई ऐसे रिटर्न्स नहीं दिए। 1000 लेट से 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट अप एंड डाउन इस तरह चल रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार म्यूचुअल फंड से कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। म्यूचुअल फंड्स में जो है मेरे ख्याल में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनका बड़ा कमीशन भी होता है। और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सही कॉल्स देंगे? नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली आप सही कह रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, लेकिन वो कंपनीज अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर। उनके प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। उनके प्रॉब्लम ये नहीं होता सिर्फ कि एक तो ये कि वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि मैंने कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंपनीज बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो उनके पास मार्जिन कम होता है। अब मैं हूँ, अगर मुझे लगता है कि यार 10% गिरती है मार्केट, तो फिर मुझे रिडीम कर लेना चाहिए, पैसे मुझे निकाल लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड से पैसे भी निकाल लूँगा मैं। म्यूचुअल फंड के पास इतना रूम नहीं होता कि वो फिर मुझको डिनाई कर सकें। उनको मुझे पैसे देने होंगे। जब वो मुझे पैसे देंगे तो वो जाहिर सी बात है वो पैसे डाइवर्स कर देंगे अपने जो पोर्टफोलियो है। हाँ। तो जब भी देखेंगे स्टॉक मार्केट गिरती है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स पैसे निकाल रहे होते हैं उसमें से। उसका रीज़न भी यही है कि म्यूचुअल फंड्स खुद तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जो बंदे उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो लोग निकाल लेंगे उसमें से पैसे। तो ये एक रीज़न है। फिर मुझे समझ में आया कि यार म्यूचुअल फंड्स के बाद नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है। म्यूचुअल फंड्स के बाद अगर मुझसे कोई पूछे, कोई इंडियन बात करे, कोई यूएस में बैठा हुआ बात करे बंदा, उसको तो अभी भी वो कहेगा म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, क्योंकि सेफ एंड साउंड ग्रोथ मिल रही होती है और सब ठीक चल रहा होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इवेंचुअली एक ग्रोथ मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट देखें, 2017 से लेकर आज 5 साल हो गए हैं या 6 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, हमारी मार्केट इस वक्त स्टैग्नेंट है। अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में 2017 में इन्वेस्ट किया होता, हार्डली कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जिसने कोई अच्छे रिटर्न दिए होंगे। लेट असाइड डॉलर, मतलब रुपी टर्म के अंदर भी कोई बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए हों, कुछ होंगे, लेकिन वही बात है, एक साल किसी ने दे दिया, दूसरे साल किसी ने दे दिया, आप उसमें जगल करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने तौर पे, जो फिर मैंने किया कि कुछ पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की, थ्रू द स्टॉक मार्केट, थ्रू द स्टडीज़ दैट म्यूचुअल फंड डू। क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो भी स्टडीज़ होती हैं वो ऑनलाइन मिलती हैं आपको, हर म्यूचुअल फंड की स्टडी आपको मिल जाएगी। उसके अंदर फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरे पसंदीदा म्यूचुअल फंड थे, मैंने उनके अंदर देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने 5-6 और म्यूचुअल फंड देखे जो मुझे समझ में आ रहे थे। उनमें मैंने 2-3 स्टॉक्स उठाए कि हाँ यार ये मुझे सही लग रहे हैं, इनमें डिविडेंड भी मिलता है, तो मैं इनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया तो मुझे नज़र आया कि यार मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा ना, तो मेरे 2 फ़ायदे होंगे उसमें। एक तो ये कि मुझे मेरा हाई लॉस हाई, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात जो होती है वो होगा। लेकिन उससे अच्छी बात ये होगी कि मेरी जो अपनी जो मेरी स्टडीज़ हैं वो इम्प्रूव होगी और मुझे खुद उसमें सीखने का मौका मिलेगा। तो जब मैं ये कर रहा था तो मुझे फिर मैंने थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू की। ऑल्दो कि मैं इंजीनियर हूँ बाय द वे, मैं मेरा फाइनेंस से कोई बैकग्राउंड नहीं है, और बल्कि मेरे जो भी क्लास फेलोज़ हैं वो मुझसे ये बोलते हैं कि यार आप ये किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि कोई भी, मतलब इंजीनियर्स के अंदर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, अनलेस वो MBA कर लें या अनलेस कोई बैंक में चला जाए। इवन बैंकर्स को मैं जानता हूँ, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ मैं, जो पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझते। असल मसला ये, इवन मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं शायद इकोनॉमी पे उस तरह से बात ना कर सकूं, मैं शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात ना कर सकूं, लेकिन मुझे पर्सनल फाइनेंस का एक पैशन है जिस पे मैं बात कर सकता हूं। लेकिन कोई जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, हो सकता है वो अपनी पर्सनल फाइनेंस सही हैंडल ना कर सके। किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, वो भी अपने घर की, मैं ऐसे लोगों का, जैसे मैंने आपसे इससे पहले ही बता रहा था, वो कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ जो अपने पैसों के साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जिसने MBA किया हो, जिसने फाइनेंस में काम किया हो, वो सारी चीज़ें कर ले। एनीवेज़, तो मैंने वो किए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मैंने। उसके बाद ये हमारा ये जो है फाउंटेन व्यू भी शुरू हो गया है, जिस तरह के आप देख सकते हैं। जारी रख दे दो, लोग भी देखेंगे क्या हो रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में जो मेरे ख्याल से 2 मिनट चलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट चलता होगा। ये मेरे ख्याल में हम जब से यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई 5वीं 6वीं मरतबा है जो कि
ये फाउंटेन का शो चल रहा है, इसका अपना ही मजा आई है। होप कि आवाज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर इस वक्त कैसी आ रही होगी। और हमारा यहाँ पर बाय द वे बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मेरा मोबाइल माइक हाँ, इसको खैर है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चला देंगे जब वो एडिट कर रहा होगा नबील। हाँ हाँ, तो इसके बाद स्टार्ट करें। नहीं, स्टॉप, चलने दो, चलने दो। आप तो सिर्फ इस फुवारों से तो तंग नहीं आ गए। आज इसको पहली मर्तबा में 5 दफा, तो सिर्फ पहली मर्तबा दुबई आया है। अच्छा, पहली दफा है। हाँ, तो सिर्फ अच्छा। पहली मर्तबा है और ये पहले दिन में ही 5 मर्तबा। ये तो बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है यार। होता है, लेकिन हम तो जब होते थे कभी मरीना से आते थे, कभी कहाँ से देख के चले जाते थे। अच्छा, मैंने इतने क्लोज वहाँ पे खड़े होकर देखा, लेकिन मैं खुद भी पहली मर्तबा यहाँ पर रह रहा हूँ, और कभी मरीना पे उन वाली साइड पे, JBR वाली साइड पे, हाँ। या स्टार्ट में जब आते थे तो डेरा वाली साइड या बर दुबई वाली साइड पे रहते थे। चाइनीज को आजकल बड़ा इनवाइट कर रहे हैं। नहीं चाइनीज के साथ तो बड़ा वो हो गया ना, चाइनीज के साथ कुछ वो है सेटअप हो गया। अच्छा, क्योंकि वो US के साथ मसला चल रहा है ना, तो इवन सऊदीया ने चाइनीज वेपन खरीदने की बात की है ना। अच्छा, तो वो तो पहली दफ़ा ही हो रहा है इस तरह के वो। इंस्टा आईडी है, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी मेरी है wali_2k। wali_2k। राशि चिन्ह पदे फाउंटेन डांस माने मूड को _2k तब हम वेचे आ रही है या wali2 आ गई ना। न लाकी आगा यो कमरे के यो पाउडर रूम दे, पाउडर रूम वाला भी। यहाँ पर प्रॉपर्टी महंगी होने की वजह ये है कि यहाँ पे जो डेवलप, अब जगह नहीं है इधर UAE में या वैसे ही डाउनटाउन में। डाउनटाउन में या UAE जनरली में अभी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या जिस किस्म की डेवलपमेंट ये करते हैं कॉस्ट तो है ज़्यादा, लेकिन अगर देखें तो यहाँ की प्रॉपर्टी मुंबई की प्रॉपर्टी से सस्ती है। बुर्ज खलीफा की प्रॉपर्टी मुंबई की प्रॉपर्टी से सस्ती है। अच्छा, तो सिर्फ वो नहीं है, जगह की कॉस्ट भी होती है, लेकिन मुंबई जो है वो इससे काफ़ी महंगा है। मतलब बुर्ज खलीफा कुछ भी नहीं है उसके सामने। शुरू करते हैं दोबारा से। अच्छा, वैसे शुरू तो है। हाँ, अच्छा, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि मैंने फिर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, क्योंकि म्यूचुअल फंड से मुझे लग रहा था कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। ऑल्दो कि ये सोचना नहीं चाहिए, ये हर बंदा हिट एंड ट्रायल शुरू में करता है, और अगर नॉलेज कम हो तो फिर नुकसान भी उठाता है, जो कि मैंने उठाया भी। लेकिन मैं हमेशा हर एक को ये बोलता हूँ कि यार जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो थोड़े से स्टार्ट करें और इंक्रीमेंटली बढ़ें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक तो कैपिटल बच जाता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कंपाउंडिंग 2 तरह की होती है। कंपाउंडिंग एक होती है कि आप ठीक है पैसे बढ़ा रहे हैं, वेल्थ ग्रो कर रहे हैं। दूसरी कंपाउंडिंग होती है आपके एक्सपीरियंस की, आपकी जो जितना भी काम कर रहे हैं उससे जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। एवरी मंथ आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, आपको पता चल रहा है अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप नहीं करना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करेंगे। तो जब इंक्रीमेंटली आप चीज़ें इंप्रूव करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग में 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें अभी भी समझ में आप आएंगी। जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड है? मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं हाँ अभी भी हूँ, और मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ। अभी भी? हाँ, हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ मैं। और तकरीबन किस किस्म के, अगर मैं आपसे पूछूं किस किस्म की कंपनीज में आप इन्वेस्ट मैं हैं? थोड़ा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ब्लू चिप का मतलब ये कि जो मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जिसके अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं जो कंपनीज, लेट से एंग्रो हो गई, हाँ, लेट से डॉल्मेन सिटी रीट हो गई,
जैसे इसके अलावा हपको हो गई, इस तरह की कंपनीज़ हो गई जो कि जिनका मार्केट जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिनकी कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है, मैं उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। प्लस मेरा एक और क्राइटेरिया ये है कि मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क अवर्स हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं करता हूँ थोड़ी सी इस तरह की कंपनीज़ में जो कि लेट्स से नई कंपनीज़ हैं और उसके अंदर भी, लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं अपनी इस जो एक मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने अपना दिखाया था कि एसेट एलोकेशन मेरी हर साल किस तरह से बढ़ती रही है। तो मेरी हमेशा से प्रॉपर्टीज़ में रही थी। फिर मैं स्टॉक मार्केट में अगर 2019 में एंटर किया हूँ, तो उसके अंदर मैं जब रिस्क एवर्स चल रहा हूँ तो मैं अपनी एक नेट वर्थ का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन डालूंगा। तो मैं उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, फिर डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं मुझे उसको। डिविडेंड्स ये क्वार्टरली मिलते हैं नॉर्मली या एनुअली या किस तरह? हर ये कंपनी का हर मुख्तलिफ कंपनी है। का अलग अलग होता है और ये कभी क्वार्टरली भी मिलते हैं, कभी एनुअली भी मिलते हैं और कभी कभी कंपनीज नहीं भी देती हैं। उनकी अपनी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उसमें कंपनीज नहीं देती डिविडेंड। तो ये एज सच ये नहीं होता फिक्स कि हर कंपनी हर वक्त जैसे एप्पल है, एप्पल देती है। एप्पल का अभी तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है। अब यूएस के स्टॉक्स की बात करें तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर तो एक चीज़ होती है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं उसको। वो बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो पिछले 20 सालों से अपना डिविडेंड कंसिस्टेंटली बढ़ाते आए। यानी कि अगर उन्होंने 20 साल पहले लेट से $1 दे रहे थे, तो आज वो लेट से $4 दे रहे हैं डिविडेंड क्वार्टरली, और वो हर साल कुछ ना कुछ पैसे क्वार्टरली बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो वो एक बहुत ही स्टेबल किस्म की कंपनी है, यानी कि उसको पता है कि वो क्या कर रही है, उसके प्रॉफिट्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, उसके डिविडेंड्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि किसी तरह से आपको ये पता चल सके कि पिछले इतने सालों में किसी कंपनी ने कॉन्स्टेंटली डिविडेंड्स बढ़ाए हैं, क्योंकि डिविडेंड्स बढ़ाने चाहिए ना, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आपको ये भी हो सकता है ना, कंपनी आज लेट से इस साल कंपनी ₹10 का डिविडेंड देती है, अगले साल ₹5 का देती है, उससे अगले साल 20 रुपये का देती है, लेकिन वो कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है। वो कभी कम भी कर सकती है, कभी ज़्यादा भी कर सकती है। तो इसलिए उसके अंदर मैं फिर उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें क्योंकि मैंने ज़्यादा स्टडीज़ करनी भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो मैं पहले तो म्यूचुअल फंड्स को देखता हूँ कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं उसके बाद खुद देखता हूँ कि मुझे थोड़ा सा डिविडेंड्स कहाँ मिल सकते हैं, कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो पाकिस्तान के स्टॉक्स की एग्जांपल हो गई कि पाकिस्तान में मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर मैं अगर यूएस के स्टॉक्स की बात करूँ, तो मैंने अक्सर वीडियोज़ में भी ये बात की है कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेना चाहते हैं, लेट से पाकिस्तान के अंदर कोई, या पाकिस्तान में छोड़ दें, यहाँ पर भी आईफोन बहुत महंगी चीज़ होती है, 4,500-5,000 दिरहम की एक डिवाइस है। बहुत सारे लोगों की सैलरीज होती हैं ये महीने की। अगर आप इस तरह की कोई डिवाइस लेने जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसी जगह पे उस पैसों को इन्वेस्ट भी करें जिस टाइम पे आप डिवाइस ले रहे हैं, ताकि आपको वो एक थोड़ा सा एक बैरियर लगे कि यार मैं अगर 4,000 दिरहम की कोई डिवाइस ले रहा हूँ, तो मैं 4,000 दिरहम कहीं इन्वेस्ट भी करना है। मेरा टारगेट ये था कि मैं जब नेक्स्ट आईफोन लूँगा, इस पर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं कि मैं जब नेक्स्ट आईफोन लूँगा, उसके अंदर मुझे उतने ही पैसे एप्पल के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है। तो जब अब मेरा टारगेट है कि सितंबर 23 के अंदर मुझको नया आईफोन लेना है, उस टाइम, और मुझे वाइफ को भी दिलवाना है, तो मैं 2 आईफोन के पैसे जो है ना एप्पल के स्टॉक्स में डाल दूंगा, जब तक मेरा टारगेट है। इसी तरह से और भी कोई चीज़ महंगी चीज़ लेता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी कोई गाड़ी है, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, लेट से मैं दिरहम टर्म्स में बात करूँ, आपकी 2 लाख दिरहम की कोई गाड़ी पसंद आती है आपको, आपकी जो नीड है वो 60,000 दिरहम की गाड़ी से पूरी हो जाती है। आपका जो डेल्टा बनता है वो तकरीबन कोई 140,000 दिरहम का डेल्टा बनता है। तो आप अपनी नीड से बहुत ऊपर जा रहे हैं। आप कर ले वो खर्चा, मसला नहीं है, लेकिन आप वो 140,000 दिरहम खर्च करें गाड़ी के ऊपर, एंड देन वही पैसे इन्वेस्ट भी करें। अगर वो काम करते हैं, फिर नो हार्म इन एंजॉयिंग लाइफ, और गाड़ी लेने में कोई मसला नहीं है। बड़ा तरीके के साथ आप अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कोई लग्जरी भी बाय करनी है, तो बजाय ये कि आप सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट खरीदो, व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन देयर कंपनी एट द सेम टाइम एज वेल, बिकॉज यू बिलीव इन देयर प्रोडक्ट और आपको लगता है कि द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सच अ ग्रेट प्रोडक्ट, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द डिविडेंड्स या शेयर प्राइस की जो इंक्रीमेंट्स आएंगे उससे भी फ़ायदा उठाया जाए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। नहीं, ऐसे नहीं सोचते। और फिर वही बात है, फिर अगेन बात वही आ जाती है कि लोग कहते हैं, अब जब बात होती है ना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग हमेशा 1 साल की बात करते हैं। 1 साल पे बात करेंगे 2%, 3%, 4% डॉलर टर्म्स में अगर बात करें, तो कभी कभी तो खैर वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन जनरली बात करें तो आपको S&P 500 जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो 7%, 8% के करीब रिटर्न्स देते हैं। लेकिन वो 1 साल में अगर $1,000 पे बात करेंगे, तो लोग कहेंगे $80 आ रहे हैं। तो वो बहुत बहुत छोटा माइंडसेट हो जाता है। आपको ऐसे फिर अगर इसी तरह से पैसों को देखना है, तो फिर आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। अगर आप पैसिवली काम करना चाहते हैं, तो आप इससे ज़्यादा पैसे गारंटी कोई नहीं कर सकता
इनफैक्ट इसके अंदर भी कोई गारंटी नहीं है, इसमें पैसे कम भी हो सकते हैं, इसमें रिस्क हमेशा रहता है, हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। इसी तरह से जो आपने शुरू में बात की थी, यहाँ यूएई के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन वो क्राउड फंडिंग की बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा वली भाई, जो आपका पाकिस्तान का पोर्टफोलियो है, आप जो स्टॉक एक्सचेंज आपकी हो गई या आपकी जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो एट द सेम टाइम आप वहाँ पर भी हर महीने कुछ कर रहे होते हैं और आपकी कोशिश ये होती है कि कुछ पोर्शन ऑफ योर सैलरी या योर मंथली इनकम गोज टूवर्ड्स योर यूएई इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। आप डाइवर्सिफाई करते हैं दोनों कंट्रीज में इसको। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, 2019 तक तो मैंने प्रॉपर्टी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। जब मैंने कुछ और सोचना शुरू किया तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने आई मीन म्यूचुअल फंड में डाला। म्यूचुअल फंड में डालने से मुझे समझ में आया कि मुझे, क्योंकि वो मार्केट बुल रन नहीं था, अगर बुल रन होता तो डेफिनेटली हमको फ़ायदा हो जाता, लेकिन वो नहीं था, तो उसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने स्टॉक्स में गया। फिर स्टॉक्स में जाने के बाद मुझे लगा यार पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक्स में भी किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान के स्टॉक्स को मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहूँ, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। यू नेवर नो, अभी तो ठीक है, हमें अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, लेकिन अभी तो इतने अच्छे हालात नहीं हैं। लेकिन यू नेवर नो कि किस वक्त वो पॉइंट आता है जिस टाइम पे वो एक्सेलरेट करता है और आप उस टाइम को मिस करेंगे। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 2000 से लेकर 2012 तक अगर इस ड्यूरेशन में देखें, तकरीबन 12 साल में, बल्कि शायद इससे भी एक्सटेंडेड अगर टाइम ले लें, तो यूएस की स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को बीट नहीं किया था। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बीट किया था यूएस की स्टॉक मार्केट को इन डॉलर टर्म्स, नॉट इवन इन रुपी टर्म, इन डॉलर टर्म्स। तो ये स्पैन कब आना है ये मुझे तो नहीं पता, ये कब आ सकता है। हो सकता है कल को कोई मौजज़ा हो जाए पाकिस्तान के साथ और कुछ बेहतरी हो जाए, और अभी नहीं हो सकता है हम डिप के ऊपर जा रहे हैं। और आप ये चीज़ भी देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास लिटरेसी की कमी है, आप श्रीलंका की स्टॉक मार्केट देख लें जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप टर्की की स्टॉक मार्केट देख लें जिसका लिरा का हाल बुरा हुआ है। दोनों की स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई हैं, ठीक है, श्रीलंका की स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर उस तरह से नहीं गई थी, लेकिन इवेंचुअली वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का था। तो जब थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी, जब थोड़ा सा चीज़ें बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी रैली आएगी और वो देखनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उन 12 सालों में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया था, नॉट इवन यूएस, वो इंडिया की स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया था। तो इसलिए मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ। अब वो कितना इन्वेस्टेड रहता हूँ, ये हर एक बंदे का अपना जो रिस्क अवर्स, मतलब मुझे पता है वो पैसे मुझे निकालने ही नहीं है, अगले लेट से 10-15 साल तक मुझे नहीं निकालना है। तो अब जो भी होना है उन पैसों का होता रहेगा। मैं उनमें सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे थोड़ा से और डालता रहता हूँ। प्लस मैं अब यूएस के स्टॉक्स में यहाँ पर दुबई में रहते हुए इन्वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ की स्मार्ट क्राउड, जैसे मैंने बताया था, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंट, मैं अपनी चैनल पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ कि यूएई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो वो भी देख रहा हूँ मैं। लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप मॉर्गेज पे जा रहे हैं तो वो लंबा मॉर्गेज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। 20-25 साल जो 20-25 साल का मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म है। मतलब हम एक तो मेरी एज इस वक्त 43 है, लेट से, तो मैं अगर 20-25 साल का सोचूंगा भी तो शायद मुझे बैंक इस वक्त लोन ना दे, क्योंकि यहाँ पर 60 ईयर्स का कैप है। उसके बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है मॉर्गेज मिलना, उससे आगे का। तो मुझे अभी अगर मैं बात करूं तो मुझे 17 साल का मॉर्गेज मिलेगा, या शायद 65 ईयर्स तक का मिल जाए, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं खुद भी एक पॉइंट पर, अगर लेट से मैं 25 ईयर्स का होता तो मैं शायद, अगर मॉर्गेज कर रहा होता, मैं शायद 25 ईयर्स के लिए कर लेता। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, और मैं जो बात करता हूँ वो अपने हिसाब से करता हूँ। मैं लेट से मेरी जो एज ब्रैकेट आता है, मेरी जो व्यूअरशिप का है, वो भी 35 to 45 ईयर्स के दरमियान का आता है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी उसी तरह के लोग हैं। एंड मेल व्यूअरशिप है वो 95-96% मेल है उसके अंदर। तो मैं उन लोगों को भी बता रहा होता हूँ कि मेरी अपनी क्या जर्नी है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूएई की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि उसके अंदर आपको डिपेंड करता है कि आपका होराइज़न क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 5 साल के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे, तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर कोविड के दरमियान जो बिल्कुल प्रॉपर्टी की बिल्कुल नीचे चली गई थी मार्केट, उस टाइम पे अच्छी से अच्छी जगह पर जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी, वो इस टाइम पर एट मैक्स 30% ऊपर गई है। कितने 2 साल के अंदर? ये लेट से 2020 के मिड की बात करें, और आज हम 2023, 2.5 साल के अंदर 30% मैक्स पे गई। मतलब चक्के वक्के यहाँ पे इतने आसान नहीं है लगाना कि आपका 100% ग्रो लगते हैं लोगों के। ऑफ प्लान पे ले लेते हैं लोग, लगते हैं, लेकिन आप उसमें लकी होंगे नहीं होंगे वो आप पे भी डिपेंड करता है।
और बहुत सारे लोग आपको बेचेंगे भी इस तरह की चीज़ें, तो वो भी सही नहीं है। बिकॉज इसमें बड़ा ज़रूरी है ना कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई जैसी मार्केट में आए हो ना, तो रादर देन टेक समबडीज वर्ड फॉर इट, Yes. आप खुद आओ, एनालाइज करो, एक Yes. महीना यहाँ पे रहो, एक दफ़ा में समझ में नहीं आती है, दूसरा ट्रिप यहाँ कर लगाओ। यहाँ के मुख्तलिफ जो है ना, दुबई में भी मुख्तलिफ इलाके हैं, जिस तरह अब यहाँ पर हम डाउन टाउन में, तो मरीना भी है, तो बिजनेस बे भी है, तो आपका क्रीक हार्बर भी है, तो आपके साउथ में भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जहाँ पे मैंने भी आपकी काफ़ी वीडियोस देखी। विलाज हैं, टाउन हाउसेज हैं, डिटैच हैं, अटैच हैं, बहुत वैरायटी है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर आप किसी सेल्स एजेंट की बात पे जाते हो, फिर तो बस आपका काम हो ही गया ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक और चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत सारे लोग जो है ना प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं ना, तो वो मेरे अपने ऑफिस के अंदर मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस प्रॉपर्टी के तो रेंटल हमें नज़र आ रहा है कि ये 8% है रिटर्न दे रही है। मैंने कहा कैसे आप देख रहे हैं? तो देखते कैसे हैं वो, आप पाकिस्तान में बात करें तो OLX की बात कर लें, ज़मीन.com की बात कर लें, यहाँ की बात करें तो दुबिज़ल की बात कर लें, प्रॉपर्टी फाइंडर की बात कर लें, तो करते क्या वो लोग कि एक लेट्स से इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए इस अपार्टमेंट का रेंट 1 बेडरूम का उनको नज़र आ रहा है कि X रेंट आ रहा है। इसी बिल्डिंग के अंदर एक और अपार्टमेंट है जो 1 बेडरूम है, उसकी प्राइस वो देख रहे हैं, लेट्स से एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो प्राइस आती है, उस प्राइस को उस रेंट से कुछ कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं 8% का रेंटल रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप एक प्रॉपर्टी फाइंडर की वेबसाइट के ऊपर बैठ कर वो ये कैलकुलेशन कर लें। इसके लिए आपको अगेन एक नॉलेजेबल रियल एस्टेट एजेंट के पास जाना पड़ता है। खुद अपनी रिसर्च तो आप करते ही हैं, लेकिन इतनी चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पर कि आप खुद रिसर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक बंदा चाहिए होता है जिसकी बेसिस पे आप कुछ फर्दर रिसर्च कर सकें। ऑफ कोर्स आप यू विल नॉट टेक हिज वर्ड्स और डायरेक्ट फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको अपनी रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि, और अगेन वही वाली बात है कि रियल एस्टेट में जो है, अगर आप कहीं पर भी करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी अप फ्रंट जो है वो बड़ी अमाउंट लगती है, या अगर आप किसी ऑफ प्लान में भी जा रहे हैं तो आपको एक डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, राइट? जबकि जो कि दूसरे तरीक़ेकार है, जो कि मुझे आपके जो स्मार्ट क्राउड है, एक गेटस्टेक भी है, गेटस्टेक, ये तकरीबन दोनों एक ही जैसे प्लेटफॉर्म, एक ही जैसे प्लेटफॉर्म है, एक ही तरह के काम करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 2 डिफरेंट कंपनीज हैं ये। तो वो जो बैक एंड पर जो इनका विजन है कि एक क्राउड फंड ये इकट्ठा करते हैं और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करते हैं, देन उन सब के लिए ये एक प्रॉपर्टी लेते हैं, या इन्होंने एक रिसर्च की होती है, उनको पता होता है कि हमें ये इतने की जगह है, चाहिए, इस पर इतने टैक्सेस आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन दरहम की जगह है, तो इनको पता है कि यार 2 मिलियन दरहम की जगह है, और इन्होंने पहले से बताया होता है कि यार हमने 200 इन्वेस्टर्स के थ्रू ये पैसा रेज करना है। तो हर बंदा अगर डालेगा तो वो 2-3 इन्वेस्टर्स का भी ले सकता है, एक बंदा भी ले सकता है, और अगर वो एक यूनिट लेना चाहे इसमें से, फॉर एग्जांपल अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है और 200 इन्वेस्टर है, तो हर एक बंदे का बनेगा कुछ मेरे ख्याल में 1000-10,000 दरहम का उसका यूनिट बनेगा। तो यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन दैट। दोनों का मॉडल सेम है, लेकिन तरीकाकार ये है कि आपको अप फ्रंट पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होती है। अच्छा, इसमें 2-3 फायदे होते हैं और कुछ फ्लिप साइड्स भी हैं ऑफ कोर्स। फ्लिप साइड इसमें ये है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं होती इसमें आपके, लेकिन अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ इंप्लीमेंटेड नहीं है। आई डोंट थिंक सो ये इंप्लीमेंट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्मार्ट क्राउड या गेटस्टेक की बात कर रहे हैं, ये आपको जो आपकी टाइटल डीड होगी उस पर तो इनका एक SPV कहलाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। SPV नंबर लिखा हुआ होगा टाइटल डीड के ऊपर, जो आपकी बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप शो करती है। उस पर किसी का नाम नहीं होगा, क्योंकि लेट से अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर 300 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 300 लोगों का नाम तो नहीं आएगा। लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर DIFC के जो रजिस्टर होगा इसका, आई फॉरगॉट द नेम कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन DIFC का एक रजिस्टर होता है, ऑनलाइन जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आपका नाम उसमें नज़र आएगा। तो आपको ये पता है कि बैक एंड के ऊपर आपका नाम वहाँ पर है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर है। तो इसलिए थोड़ा सा ये दिल को सुकून होता है कि यार कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पेपर के ऊपर है सब कुछ। पाकिस्तान के अंदर जो भी ये काम चल रहा है ना, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वो SEC से रजिस्टर्ड नहीं है, अभी नहीं है। अभी मेरे ख्याल में एक आध फार्म्स हैं, कंपनीज हैं प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उनके पास उस किस्म का वो लाइसेंस नहीं है अभी वो मेरे ख्याल में वो SSCP का एक सैंड बॉक्स प्रोग्राम है, अभी उसका हिस्सा है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ पर अभी इस तरह का कोई सीन नहीं है। वहाँ पर उस तरह का नहीं है। ये ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ होंगी, अब ये करते क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी फीस इन्वॉल्व होती हैं। लेट से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो आप, मैं कहता हूँ लेट से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है ना, तो 7% तो आप पहले साल का उसमें एक्स्ट्रा डाल दें, क्योंकि 7% की आपकी DLD फीस हो गई, एजेंट का कमीशन हो गया, डिफरेंट और फीसेज हो गई, तो ये सब मिलाकर आपके 7% का मार्ज वो एक्स्ट्रा बन जाता है, ऑलमोस्ट 7%। आप स्मार्ट क्राउड से कोई चीज़ लेंगे तो उसमें भी 7% तो आएगा, फिर उनकी अपनी भी एक कॉस्ट आएगी। फ्लिप साइड स्मार्ट क्राउड या गेटस्टेक का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें जो इनिशियल फीस है आपकी,
और अगर फ़र्ज़ करें आपने 1 साल के अंदर बेच दी वो प्रॉपर्टी, जो कि हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स में अब आ गए ये सेटअप कि वो आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं विद इन 1 ईयर, 6 महीने बाद भी बेच सकते हैं। लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा कि वो जो जितनी भी फ़ीस आपने फर्स्ट ईयर में दी थी वो सारी की सारी वो डिवाइड हो जाएंगी आपके प्रॉफिट के ऊपर। तो वो अगर वो 5 साल पे देंगे, 5 साल तक रखेंगे, तो ऑफ कोर्स वो सारी फीस उस पर डिवाइड होंगी, तो वो आपका प्रॉफिट एक परसेंटेज मार्जिन अच्छा बनेगा। तो वो पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं जिनको आपको जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है निकालने की, वो आप उसमें नुकसान खाएंगे। मतलब सही है, ये एक आसान तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने एक्सपोजर लेने का। एक्सपोजर लेने का, लेकिन बेसिक्स वही रहेंगी। जिस तरह आप कहीं पर भी एक रियल एस्टेट की चीज़ उठाते हैं तो आपका ये प्लान तो नहीं होता ना कि मैं 6 महीने बाद बेच दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो सेम गोज फॉर दिस प्लेटफॉर्म्स एज वेल, कि अगर आपने सही मायनों में प्रॉफिटेबल होना है और आप नहीं चाहते कि आपके प्रॉफिट जो है ना वो ये इनिशियल टैक्सेस और कमीशंस ये निकल जाएं, तो आपको यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का सोचना होगा। कम से कम एटलीस्ट मेरे ख्याल में 5 साल 5 साल सोचें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 5 साल बाद ये खुद प्रॉपर्टी बेचने पे जाते हैं। हाँ। अदरवाइज आपको खुद 2-3 तरीके होते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ बेचने के। एक तो ये कि 5 साल का ये आपसे लेंगे और 5 साल बाद प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे और बिक जाएगी तो वो आपको फिर एग्जिट कर जाएंगे वहाँ से। अदरवाइज हर 6 महीने पे इनके ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस तो नहीं, वो एक टर्म उसकी यूज़ होती है। उस हर 6 महीने पे ये आपको ऑप्शन देंगे कि आप जो है ना अपना जो आपका शेयर है उसको सेल पे लगा दें। अच्छा, उसकी एक प्राइस होती है, वो 15% ऊपर कर सकते हैं, 15% नीचे कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डेस्परेट है तो 15% नीचे कर दें, अगर आप मतलब चाह रहे हैं कि प्रॉफिट लें तो 15% ऊपर कर दें, तो वो कोई और बंदा ख़रीद लेगा। तो इस केस के अंदर आप इस तरह बेच सकते हैं। या फिर अगर कभी ऐसा भी होता है कि लेट से आज 1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली इन्होंने और कल को फॉर सम रीज़न वो 1.3 मिलियन की हो गई, तो वो कहेंगे यार इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको अभी एग्जिट कर जाते हैं। तो उस टाइम पर वो बगैर आपसे पूछे एग्जिट भी कर सकते। एक कंपनी के, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी एक कंपनी इनमें से जो बगैर पूछे आपसे एग्जिट कर जाएगी और वो आपको पैसे दे देगी आपके। एक कंपनी होगी जो पूल करती है और फिर लोगों से बात करती है और फिर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कहेगा उसके हिसाब से चलती है। तो वो आई डोंट रिमेंबर कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है। लेकिन वली भाई मुझे ये बताइए, जो गेट स्टेक है और स्मार्ट क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, तो क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है? अच्छा, या ये मुश्किल है, तो या चैलेंजिंग है, या इसका कोई वर्क अराउंड है? मसला ये है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन इसके बारे में और दूसरे जो यूएस के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मसला ये है कि पाकिस्तान में लोगों को जब रुपी डेप्रिसिएशन नज़र आती है ना तो वो कहते हैं डॉलर में इन्वेस्ट करें। और डॉलर में हमको नज़र आता है लेट से यूएई दिरहम या लेट से यूएस के स्टॉक मार्केट, ये ईजी टारगेट नज़र आते हैं, लेकिन उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म्स का मसला ये है कि वो आपसे चाहेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करें। हाँ। ये सबसे बड़ा मसला है, सब सारे प्लेटफॉर्म्स का मसला है। अगर कोई डाइसी किस्म का प्लेटफॉर्म होता है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी लेट से XYZ चीज़ों में करता है, वो कहता है आप कैश दे दें या आप किसी के अकाउंट के थ्रू भेज दें, तो वो ये काम वो प्लेटफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्योंकि FATF का मसला है और बाकी रेगुलेशंस भी हैं, मैं रेगुलेशंस पे भी बात करता हूँ, लेकिन रेगुलेशंस की वजह से गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती कि आप इनफैक्ट इन कंपनीज़ की जो वेटिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है। और इवन यहाँ रहते हुए भी अकाउंट खुलने में टाइम लग जाता है। मतलब आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन, आपकी ID वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। उसके बाद जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको मेक श्योर करेंगे कि आप अपने ही अकाउंट से फंड करें, चाहे आपका पाकिस्तान में अकाउंट हो। ये मना नहीं करते कि पाकिस्तान से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं हो सकता लेट से मेरा अकाउंट पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मेरे पास पाकिस्तान से, अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान से तो आप कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान के अकाउंट स्टेट बैंक ने आपको मना किया हुआ है कि डॉलर बाहर नहीं जा सकते। ये तो टाइम बुरा है, लेकिन अच्छे टाइम में भी नहीं जा सकते थे पाकिस्तान से, इन्वेस्टमेंट आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो आपको करना ये होगा कि आप अपने किसी कज़न को पैसे भेज दें दुबई में और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पैसे जिस अकाउंट होल्डर, या तो आप अपना अकाउंट ही अपने कज़न के नाम पे बना दें, वो एक अलग चीज़ है। फिर आप लेट से उसमें इतना वो ट्रस्ट वाली बात होगी, आपके किसी भी कज़न या रिश्तेदार जो भी आपके जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो करना चाहिए। लेकिन ये कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने नाम पे अकाउंट बनाते हैं और चाहते हैं कि कोई और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो ये नहीं हो सकता। जो लोग पाकिस्तान से करते हैं वो एक तरीका होता है कि वाइज का नाम आपने सुना होगा, ट्रांसफर वाइज था पहले, अब वाइज हो गया, पेयोनियर हो गया। तो इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो, क्योंकि आपके अगर फ्रीलांसर हैं तो आपके पास पैसे उनमें आ रहे हैं, तो आपको पता है कि उनमें पैसे पड़े हुए हैं, आप वो पैसे, क्योंकि वो आपका अकाउंट है, उससे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। Okay. उस केस में आप कर सकते हैं। लेकिन
अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के बैंक अकाउंट चाहे डॉलर अकाउंट की हो तो वो आप, क्योंकि स्टेट बैंक ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इन्होंने कोई मना नहीं किया हुआ कि आप नहीं कर सकते। इंडिया से लोग करते हैं, मैं गेटस्टेक और स्मार्ट क्लाउड के लोगों से बात भी करता रहता हूँ, तो वो बताते हैं इंडिया से तो बहुत आराम से वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग, अब वही बात आती है रेगुलेशंस की, वही बात आती है गवर्नमेंट की विजन की। वहाँ पर यूएस के, इंडिया में यूएस के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ की लोकल कंपनीज ऐसी हैं जो कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवाती हैं आपको। उसमें आप प्रॉपर टैक्सेशन देते हैं, प्रॉपर आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है ना कि आप टैक्स भी दे रहे हैं, आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो भी पूरा ट्रैक हो रहा है। अगर ये चीज़ करेंगे, जैसे क्रिप्टो को भी इंडिया ने उस पर से बैन हटा लिया था, एक टाइम था, मुझे नहीं पता इस वक्त का, लेकिन उस टाइम पे हटा लिया था। लेकिन उसमें कह रहे थे कि पूरा का पूरा जो भी लेजर होगा, जो भी ट्रेडिंग्स होंगी, वो सारी गवर्नमेंट को रिपोर्ट होंगी। तो क्रिप्टो का जो मकसद था वो वहाँ पर फौत हो रहा था कि आपका फ़ायदा क्या फिर, अगर सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है करना है तो करो, लेकिन इस तरह करोगे। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स में इंडियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है, कैपिटल गेंस भी देना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ता है। तो करना है करें, नहीं करना नहीं करें। अगर आपका मुल्क इतना स्टेबल हो जाएगा तो लोग नहीं सोचेंगे यूएस में स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने को, वो पाकिस्तान में ही सोचेंगे। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी का इशू है। अगेन वही वाली बात है, जिनके जो डिजिटली फ्रीलांस या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उनके पास जो कि दो प्लेटफॉर्म्स आपने बताया मेरे ख्याल में, एक ट्रांसफरवाइज और एक पायनियर का, अगर आपके पास उसमें फंड्स हैं देन यू कैन इन्वेस्ट। लेकिन अगेन इनका तो केवाईसी प्रोसेस भी होगा, नो योर कस्टमर का। yes. और अगेन इनकी तरफ से कोई इशू नहीं, लेकिन इनकी तरफ से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पेयोनियर और वाइस के थ्रू इनको ट्रांसफ़र करते हैं। केवाईसी भी पाकिस्तान में रहते हुए इनकी हो जाती है, कोई उसमें मसला नहीं होता। अच्छा, आप जो नॉर्मली आजकल, अगेन ये तो वही वाली बात हो गई कि आप छोटे चंक्स में रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ दुबई या यूएई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अदर देन दैट आजकल आपकी, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए, तो वो भी मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है। हाँ, अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो यूएस के स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता, मैं हल्के हल्के करके करता हूँ। मैं अच्छा, मैं अभी प्लेटफॉर्म को बताऊँ तो दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त मैं जिनके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन दो मेजर चीज़ें होती हैं अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक CFD होता है और एक फिजिकल शेयर्स होता है। यानी कि मैं सर्वा और जो बरा का दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो नॉन CFD प्लेटफॉर्म्स हैं। CFD ये होता है कि उसमें आप फिजिकल ओनर नहीं है। लेट्स से मैं एप्पल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एप्पल का ओनर नहीं बन जाता। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस मूवमेंट के ऊपर, जो भी उसकी प्राइस मूवमेंट होती है, उस पर प्रॉफिट या लॉस मैं ले रहा होता हूँ। जैसे एग्जांपल उसकी ले, लेट्स से ऑयल के टाइम, जब ऑयल जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे ऑयल बिल्कुल नीचे आ गया था, इनफैक्ट वो नेगेटिव में चला गया था। उस टाइम पर नेगेटिव में कैसी जा सकती है कोई चीज़, लेकिन नेगेटिव में गया था वो। उस टाइम पर सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए थे, मतलब उसमें नेगेटिव उन्होंने ख़त्म कर दी थी सारी चीज़ें। लेकिन ओनरशिप अगर आपकी लेट्स से एप्पल के अंदर ओनरशिप है, तो वो नेगेटिव में तो नहीं जा सकता, वो एक रहेगा उसके अंदर और वो आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ये जो CFD वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं, इसमें लेवरेज भी होता है। अच्छा, लेवरेज का आपको अगर पता हो, जैसे कि मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैं अगर स्टॉक्स लेना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये के लूँगा, लेकिन अगर मुझे कोई लेवरेज दे देगा तो मैं 1000 का भी ले सकता हूँ, मैं 10,000 का भी ले सकता हूँ, 1 लाख का भी ले सकता हूँ। ऐसा बहुत कॉमन होता है, लेकिन मैं कभी भी लेवरेज पे काम नहीं करता। इसीलिए मैं नॉन CFD प्लेटफॉर्म्स पे रहता हूँ, जिसमें मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने ही इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास $100 हैं तो मैं 10,000 लेट्स से $1000 के स्टॉक ले लूँ, मैं कभी भी ये नहीं करता। तो मैं सबको भी यही कहता हूँ, स्पेशली जो लोग नए आ रहे हैं वो तो इन प्लेटफॉर्म से दूर रहें जो कि लेवरेज पे काम करते हैं। तो अच्छा, अब बात करें कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैं करता हूँ इन्वेस्ट, उनमें मैं 4-5 स्टॉक्स ले रहा होता हूँ। और ये बाय द वे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा होता हूँ। मैं एप्पल के अंदर, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि एप्पल में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि मुझे एक एप्पल आज से कोई 10 साल पुरानी मेरी उससे एसोसिएशन है, इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट्स लेता हूँ, फ़ोन लेता हूँ, मैकबुक है मेरे पास, और जो भी डिवाइस मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता हूँ वो एप्पल की होती है। और मुझे पता है कि इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब मुझे पता है। तो मैं उसके अंदर मुझे प्लस ये कि वॉरेन बफे जैसा बंदा एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे क्या उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे कि एप्पल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। शायद एक क्वार्टर अच्छा ना गया हो, या अब ब्लैकबेरी जैसा हाल एप्पल का हो जाए, तो यू नेवर नो। लेकिन उतना ज़्यादा भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ मैं, तो मैं हल्के हल्के करके एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगेन एज आई सेड कि मैं जो भी नई प्रोडक्ट लूँगा एप्पल की, वो मेरी वांट होगी, वो मेरी नीड नहीं होगी। जब मैं वांट में इन्वेस्ट करूँगा, मैं वांट के लिए कोई चीज़ खर्चा कर रहा हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर दूँगा। तो इस लेवल के ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह मैं नॉन टेक सेक्टर की बात करें तो मैं यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है यूएस की। फिर मैं ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि आप आंख बंद करके आप यूएस के ETFs के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। वो एक कंपोजिशन ऑफ
स्टॉक डिफरेंट स्टॉक्स होगा और वो आपकी बिहाफ के ऊपर डिफरेंट स्टॉक्स लेकर रखे होंगे, उसमें डिविडेंड भी मिल रहे होंगे आपको, और वो एक कांस्टेंट साइकिल चल रही होगी। अगर यूएस की इकॉनमी ऊपर जा रही है, यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपका वेल्थ रिटर्न भी अच्छा आता रहेगा। अगेन उसके अंदर जैसे मैंने कहा था कि 2000 से लेकर 2012 तक जो है ना स्लम्प आया था, तो अगर आपकी एज लेट से 50 साल के हैं आप और आपने यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है, तो आप ये सोचें कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी कोई कुछ भी ना हो, मतलब कोई गेन, हमने ये नहीं कह रहा कि जीरो हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ गेन ना हो सकता है 10 साल के अंदर कोई गेन ना हो। तो आपको अपनी एज होराइजन, हर एक बंदे का पर्सनल फाइनेंस का मकसद ही यही होता है कि वो पर्सनल होती है, हर बंदे की अपनी होती है, हर बंदे की एज होती है, हर बंदे का फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर बंदे की बच्चों के सिचुएशन अलग होती है। मेरे बच्चों की एज कुछ है, हो सकता है मेरे जैसे जितना 43 ईयर्स का कोई बंदा है उसके बच्चे ना हो, या हो सकता है वो बच्चे मुझसे, मेरे बच्चों से ज़्यादा बड़े हों, उसके पेरेंट्स की सिचुएशन अलग हो, बैक होम सिचुएशन अलग हो, हर एक का सिचुएशन अलग होती है। तो कभी भी किसी बंदे को देखकर कॉपी नहीं करना चाहिए कि ये बंदा ये कर रहा है तो हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए। इसी तरह से यूट्यूब में भी होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे इतने, मैं इस पे हूँ। तो हर एक की जर्नी होती है, वो उसको जो है ना एडमायर करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हो, ये अगेन सिमिलरली वर्क करता है जिस तरह ये दूसरे रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म है कि पायनियर और वाइस के थ्रू ही आपको इनको फंड करना पड़ता है, और पाकिस्तानी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर की जो आईडी आपको चाहिए होती है, जिस तरह आपका पासपोर्ट वगैरह या नाम की वेरिफिकेशन या एड्रेस की वेरिफिकेशन, वही बेसिक लवाजिमात। लेकिन सर्वा, मैं 2 प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, सर्वा में तो यही है। बराका जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जीसीसी कंट्रीज के लिए है। ओके। अच्छा, अब इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाई थी कि कुछ लोग जब यूएई में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसके बाद यहाँ से छोड़ना पड़ता है कि किसी भी वजह से आगे जाते हैं, चाहे पाकिस्तान जाते हैं चाहे वेस्ट में जा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या करें। तो बराका जैसे जो प्लेटफॉर्म होगा वो जीसीसी कंट्रीज़ के लिए ही बना है। तो अगर आप जीसीसी से बाहर जाते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करनी पड़ेंगी। तो चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्वा जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर है तो सर्वा में आप ये कर सकते हैं, आप पाकिस्तान चले गए, अब आप वहाँ से फ़ंड तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो पड़ी हुई है आपकी। अच्छा, अगर आप लेट से वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले गए तो यही सर्वा का पोर्टफोलियो आप किसी और ब्रोकर में जो कि यूएस में है या कहीं और है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट फीस। तो वो फिर आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर फंडिंग आप कैसे करेंगे, तो अगर आप यूएई के अंदर हो तो यहाँ तो बैंक अकाउंट है, वो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर है तो फिर वो एक प्रॉब्लम है जो कि आपको वाइज अगेन वही वाली बात है, अगर आप फ्रीलांसर और आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आपके पेमेंट प्रोसेसर पायनियर और ट्रांसफर वाइज जैसे अकाउंट्स में पैसे हैं तो वहाँ से तो डॉलर्स हैं, ऑब्वियसली वो तो हो ही जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान में अगर आपको डॉलर का रेट 230 मिल रहा है तो क्या फ़ायदा फिर 230 मंगवाने का। बेहतर ये है कि आप फिर कुछ, मतलब मैं एडवाइस नहीं कर रहा ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सिचुएशन है यार। और वैसे भी जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ है ना, आपको जितनी अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे चाहिए उस हिसाब से आप उसको विड्रॉ कर लें। बाकी आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए एज समबडी जिसकी ख्वाहिशात हैं, जो कि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप अगर सेव करते हो, सही, वो अलग बात है कि आपके पास इमरजेंसी के फंड्स होने चाहिए। आपकी एक सेविंग होनी चाहिए। अल्लाह ना करे आप पे कोई बुरा दिन आता है, कोई बीमारी होती है, कोई ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से आपको फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपके पास लिक्विड में कैश ज़रूर होना चाहिए फॉर लाइक 5 to 6 months। बट एडिशनल than that you should be invested somewhere because let your money work for you rather than कि वो बैंक में पड़े हुए हैं। और अगर करंट अकाउंट में तो बहुत बुरी बात है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन चल रही है इस वक्त, तो यू आर लूजिंग द पावर ऑफ परचेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट एनीवेज। तो इट शुड बी इन्वेस्टेड समवेयर। यस, अब उसमें फिर वही बात आती है कि आप स्टॉक्स में करते हैं तो लोग वही कहते हैं यार स्टॉक्स में कौन सा फायदा हो गया, लेकिन अब वही बात है कि सारे पैसे तो नहीं डाल रहे ना। जितने पैसे आप डाल रहे हैं हल्के हल्के करके डालते रहें, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगेन वो लोग होते हैं जो जिन्होंने बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश की होती है। बट वली भाई मुझे ये बताएं ना कि अगर किसी ने इन्वेस्ट भी करना है, अगर ख्वाह वो पाकिस्तान स्टॉक्स हों या यूएस स्टॉक्स हों या क्राउड या गेट स्टेक या क्राउड फंड जैसी कंपनीज हों, तो किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन करें। फॉर एग्जांपल अगर उसके 100 रुपये, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 100 रुपये सैलरी है महीने की, राइट, $100 उसकी सैलरी है, तो वो किस तरह इन तमाम चीज़ों में मतलब डाइवर्सिफाई करे। व्हाट शुड बी द परसेंटेजेस। बेसिकली अगर $100 सैलरी है तो फिर तो कुछ ना करे वो। नहीं, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपके पास आप 100 रुपये आपकी इनकम, अगेन आपकी 1 लाख रुपए इनकम आ रही है, चलिए इस तरह इसको कर लेते हैं। इट डिपेंड्स, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने। हम इसको 2 सिनेरियोज में रखते हैं। एक सिनेरियो ये है ना कि एक 20 से 26 साल का बंदा है
या बंदी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, सही है, और उसकी जॉब लगी हुई है या वो कहीं पे फ्रीलांस कर रहा है, और उसको खैर अब तो अगर आप देखें ना, हम इसको एक एग्जांपल को डॉलर में करेंगे क्योंकि रुपयों में वो बात डिफरेंट हो जाएगी, वो डॉलर का रेट ही स्टेबल नहीं है रुपीस के टर्म्स में। अगर किसी की कोई $1000 बना लेता है फॉर एग्जांपल, और उसकी उम्र जो है ना वो अभी शादी भी नहीं हुई है, ही इज़ यंग एनफ, ही और शी इज़ अंडर 26, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको अपने पर्सनल फाइनेंसेस किस तरह मैनेज करने चाहिए? उसको जो है ना अगेन पहले अगर वो पाकिस्तान में रह रहा है या लेट से इंडिया में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है वो बंदा, और उसके पास डॉलर में इनकम आ रही है, लेट से $1000 आ रही है, तो उसको पता होगा कि उसके कितने खर्चे हैं, उसको मिनिमाइज़ करके रखे खर्चों को, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनको मैं तो कहता हूँ कि आप इतने पैसे तो होंगे नहीं कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें जाकर, आपके पास इतने पैसे हो सकते हैं कि आप स्मार्ट क्राउड या फ्रैक्शनल शेयर्स के अंदर जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो फ़िलहाल ना जाएं, आप पहले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ जो फ्रैक्शनल शेयर्स जो प्रॉपर्टी वाली चीज़ है ना, ये इसमें आप कुछ लर्न नहीं कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत ठीक है लर्न कर लेंगे कि क्या हुआ, किस तरह से प्रॉपर्टी गई, क्या प्लेटफॉर्म था, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करके जो लर्न करेंगे ना, वो इस तरह की चीज़ों में आप करके नहीं इन्वेस्ट लर्न करेंगे। तो बेहतर ये कि अगर आप पाकिस्तान से ऐसा है कि पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें। बेसिक चीज़ वही होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आपने जल्दी कर दी, और फ़र्ज़ करें कोई बंदा था जो 25 साल की एज में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था और फॉर सम रीज़न 35 साल की एज में वो यूएस चला गया, उसको पता था कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वो 35 साल की एज में जब यूएस की मार्केट में जाएगा तो उसको कुछ तो पता होगा ना। अगर वो बगैर कुछ इन्वेस्ट किए पाकिस्तान से उसको पता भी नहीं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो वहाँ जाता है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। एंड देन अगर वो करेगा, हो सकता है वो गलती करे, तो जो गलती करनी थी वो अर्ली एज में कर ले, अगर करनी है ज़्यादा पैसों से ना करे, थोड़े पैसों से कर ले। और कितने पैसे डालने, मैं कहता हूँ कि उसके अंदर इमरजेंसी फंड साइड में कर दे, थोड़े बहुत पैसे हर सूरत में, क्योंकि नॉर्मली पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एक बैचलर लड़के के अगर मैं खर्चे निकालूँ ना, अगर उसकी $1000 वो है, तो मेरे ख्याल में अगर हम $250 ये कहते हैं कि यार ये इसका खर्चा है, क्योंकि इसने बाहर दोस्तों के साथ उतना बैठना है, या इसने मोबाइल अम्मा अब्बा का है, उसके तो इतने खर्चे नहीं है, अगर $250 वो कर लें, $750 बच गए। तो उस $750 की डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह करवाएंगे? $750 को मैं कहूँगा कि फिर भी कुछ पैसे कैश कुछ में तो रखे, कैश में, मिसाल के तौर पर 150 काफी रहेंगे, $150, हाँ वो कैश में रखे, और वो कॉन्स्टेंटली कैश को भी ऐसी जगह डाल दे जो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट रिटर्न्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ट्रेडिशनल बैंकिंग के प्रॉफिट से इशू है, थोड़ा इस्लामिक, वो मीज़ान बैंक में डाल लें। अब मीज़ान बैंक या कोई भी बैंक जो डॉलर टर्म्स के अंदर प्रॉफिट देगा वो ज़्यादा नहीं होगा पाकिस्तान में रहते हुए। यस, पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डालेंगे, तो वो 8% तक रिटर्न दे रहा है इस वक्त डॉलर टर्म्स। बट लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो, ऑल्दो आप डॉलर्स में भी कमा रहे हो, तो वो आपके लिए नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, राइट? यस, उसके लिए फिर ये है कि आप अगर कर सकते हैं तो यूएई के अंदर और ऑप्शंस हैं, नेशनल बॉन्ड वगैरह हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीइंग पाकिस्तानी बाहर रहते हुए कोई मसला नहीं है, यूएई को कोई मसला नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप पैसे डाल रहे हैं, अनटिल अनलेस आप एक छोटी मोटी केवाईसी के साथ पैसे डाल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द यूएई स्टॉक एक्सचेंज? मैं यूएई स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यूएई एक्सचेंज की, वो एमआर का स्टॉक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जैसे बताया ना आपके, किसी ने कोविड के टाइम पर लेट से प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हो, किसी भी XYZ प्रॉपर्टी के अंदर, वो आज 30% एट मैक्स 35% इन्फ्लेटेड होगी प्रॉपर्टी प्राइस के हिसाब से। लेकिन जो एमआर का स्टॉक है वो मुझे नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो डबल से भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप एमआर में इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपको प्रॉपर्टी जैसा ही रिटर्न दे रहा होता है। तो आसान तरीका ये है कि अगर किसी को करना है, वैसे अगेन दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन अगर आप इसके ट्रेंड देखेंगे, अगर लेट से 10 साल का ट्रेंड देख लें, जो कि अब मिल जाएगा मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, यूएई की, कि जो प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, अगर आप उसका ट्रेंड देखेंगे, एमआर का स्टॉक उसके साथ लगाएंगे नीचे, तो आपको ट्रेंड लगेगा बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, सॉरी, जो अप एंड डाउन एमआर में मिलता है वो प्रॉपर्टी में उस लेवल का नहीं मिलता, तो आपको फ़ायदा हो सकता है एमआर, फिर एमआर के स्टॉक डिविडेंड भी दे रहा होता है। तो इसलिए अगर किसी को एक एक्सपोजर लेना है लेट से दुबई के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो एक ऑप्शन भी हो सकता है कि आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि एमआर का स्टॉक हो गया, और भी 5-6 स्टॉक्स हैं, यहाँ के बैंक्स के स्टॉक्स भी हैं जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स दे देते हैं डिविडेंड टर्म्स के अंदर। क्योंकि हम जब स्टॉक्स की जब प्राइस देखते हैं ना, वो हम सिर्फ प्राइस देख रहे होते हैं, हम उसके अंदर से बहुत दफ़ा जो लोगों को नहीं पता होता वो डिविडेंड्स केटर फॉर ही नहीं करते।
तो वो डिविडेंड्स को भी देखना चाहिए कि वो डिविडेंड कितने मिले। अब एप्पल का स्टॉक आप देखेंगे तो लेट से उसने एक साल के अंदर एक लेट से 160 का था, अब 150 का हो गया, फॉर एनी रीज़न $10 कम हो गया, लेकिन उसने कुछ ना कुछ रिटर्न भी दिया इस एक साल के अंदर, वो डिविडेंड फॉर्म के अंदर दिया। इसी तरह से और भी स्टॉक्स हैं, वो ऊपर भी जाते हैं या एक जगह पे रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो डिविडेंड की फॉर्म के अंदर भी पैसे दे रहे होते हैं। कुछ स्टॉक, सारे स्टॉक्स नहीं देते डिविडेंड्स। तो So you would recommend कि यार जो बंदा अर्ली लाइफ ऑफ हिज और हर इन्वेस्टमेंट करियर में है तो स्टार्ट विद द स्टॉक एक्सचेंज yes. रादर देन गोइंग समवेयर एल्स, दैट वे ही और शी विल नो अबाउट द कंपनी के यार अगर कोका कोला की कंपनी में या नेस्ले की प्रोडक्ट्स में या जो यूनिलीवर ब्रांड है या आपकी दूसरी कंपनीज हैं उनकी इनर वर्किंग कैसे है, उनकी जो वो डेटा शीट्स होती हैं, जो उनकी आप कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, आपको वहाँ से एक आइडिया हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट भी करे जा रहे हो बट आपको एक आपकी एक नो हाउ भी डेवलप हो रही है। अच्छा, उसमें एक और चीज जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली प्रॉपर्टीज की लोग बात करते हैं ना, हाँ, पाकिस्तान में तो जो पैसे कमा लेते हैं उसके बाद उसको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो रियल एस्टेट के अलावा लोगों को कोई और चीज दिखती ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं अपने आप को देखूं आज से लेट से 22 साल पहले या 20 साल पहले जब मैंने पहली लेट से 20 साल पहले जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉपर्टी में की थी, और वो प्लॉट आज तक मुझे नहीं मिला। नहीं मिला वो प्लॉट जो है ना, अभी तक वो कहीं पेपर्स में है। और आपने कहीं फाइल उठाई हुई थी? फाइल उठाई थी। ये फाइलों वाला चक्कर तो अब ये अच्छा मजे की बात वली भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलप कोई चीज लेते हो ना तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, लेकिन आजकल जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके पास जमीन की एनओसी तो 1000-2000 कनाल की होती है, लेकिन वो जो बेचते हैं ना फाइलों की शक्ल में तो होंगे 2000 कनाल की जमीन, लेकिन बेचेंगे 10,000 कनाल की जमीन उस फाइल पर। वो फिर क्या करेंगे बाद में, अगर आपकी किस्मत में हुआ कुरानंदाजी आपका नाम आ गया या अपने बंदों को दे दी उन्होंने 2000 पूरे कर ले, आखिर में वो जो है या तो आपको पेमेंट कुछ रिफंड कर देंगे या अगर अच्छी कंपनी हुई कर देंगे, अदरवाइज गायब हो जाएंगे। जो काम आपके साथ हुआ कि आपने एक फाइल ली और फिर उसके बाद 2050 में, अच्छा लेकिन उससे क्या फायदा हुआ कि मैंने, अच्छा उस वक्त क्या था कि मेरी अपनी सैलरी 16,000 रुपये थी, मेरी नई शादी हुई थी, 8,000 रुपये उस प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जाती थी, तो मैं अपना पेट काट कर वो पैसे भरता था। और अब अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, लेकिन अब मुझे याद करता हूँ कि यार मैंने क्या जुल्म किया अपने ऊपर, अपनी फैमिली के साथ 1-1.5 साल। उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ गई थी, अच्छा हो गया था सब कुछ, लेकिन वो पैसे तो मैं दे रहा था ना, जो उस टाइम पर मैंने इतनी मुश्किल से कमा रहा था, वो पैसे उसमें जा रहे थे। अगर वही चीज़ मैं स्टॉक्स में करता तो वही स्टॉक्स आज तक मैं जो है ना डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे होते, प्लस मुझे एक्सपीरियंस कितना मिल चुका होता अब तक। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी में एक बिग टिकट आइटम होता है, बहुत मुश्किल होता है किसी नए बंदे को प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करना, अच्छी प्रॉपर्टी में एंटर करना। आप फिर वही बात आती है, फाइल्स पे चले जाएंगे, छोटी मोटी प्रॉपर्टी चले जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप स्टॉक्स में चले जाएं, थोड़ा बहुत करके इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा सीखें उसको। सारे पैसे तो वैसे भी डालने को नहीं बोल रहा मैं, थोड़े पैसे करके डालें, और उसके बाद उसको सीख कर आप इवेंचुअली 1-2 साल 3 साल बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। टाइम बहुत है, मतलब 20 साल के बंदे के लिए या 25 साल के बंदे के लिए अभी बहुत टाइम है, वो काम कर सकता है, लेकिन काम करना चाहिए, ये नहीं हो कि बंदा पीछे बैठ जाए। यार अगेन वही वाली बात है ना कि इवन अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा भी हैं ना, तो किसी के कहने पर आपने किसी भी रियल एस्टेट की जो भी नई हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देना। अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, किसी अपने साथ ऐसे बंदे को मिला लेना है जिसको इन चीज़ों की नो हो और आपका उस पर ट्रस्ट हो। सारी चीज़ों को देख कर आके सरकारी इदारों से चेक करा के, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा अगेन तब आपने बड़ी सोच समझ के करना है। बट अगेन फाइलों वाली चीज़ मुझे फिर भी समझ में नहीं आती है कि एक फ़ाइल है, हवा में है, ना तो ज़मीन पर उसका प्लॉट नंबर है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं है, और आप जो है कल आपको पता लगता है कि वो हाउसिंग सोसाइटी तो जो है वो तो रही नहीं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। सर आखिरी सवाल बिफोर रैप अप, बारिश भी हो रही है, पाकिस्तान में सिचुएशन बड़ी गमगीर है आजकल। आपको मुझसे ज़्यादा पता है बिकॉज आपके पेरेंट्स वहाँ पे हैं, आपके प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे हैं, आपका पोर्टफोलियो भी वहाँ पे इन्वेस्टेड है। यार पाकिस्तान से बहुत लोग भाग रहे हैं, बहुत नौजवान जो है ना वो बड़े मायूस हो गए हैं एक किस्म से। आपने अगर वो पिछली एक रिपोर्ट भी देखी हो, पिछले 1 महीना पहले तकरीबन 8 लाख का नंबर आया था कि इतने लोग जो हैं पाकिस्तान छोड़ के निकल गए क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना फ्यूचर जो है वो नहीं देख रहे, ब्राइट नहीं देख रहे, अपना करियर नहीं देख रहे। क्या आपको लगता है कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, सही है हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हर साल इतने ग्रेजुएट्स निकलते हैं, अगर इतने लोग मुल्क छोड़कर भी चले जाएं तो मुल्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी हैव 60% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल यूथ, स्टिल वेरी यंग। तो अगर
इन बंदों ने मुल्क छोड़कर ही जाना है, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, कहाँ पे जाएं इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर जॉब्स, देयर करियर, जीसीसी कंट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रेजुएट्स के लिए, ख्वाह वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, बिजनेस बैकग्राउंड से हो, अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि एक मायूसी का दौर है इस वक्त पाकिस्तान और में। निकलने के लिए लोग होते हैं कि कहीं भी निकल जाए, हाँ, और पाकिस्तान से निकल जाए। आपने देखा भी होगा लोग जो है ना जाने के लिए किसी भी मुल्क, अच्छे मुल्क, वो एजेंटों को लाखों लाखों रुपए देने के लिए तैयार है yes. जस्ट टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैव देयर करियर समवेयर एल्स। तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन फिर उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज भी नज़र आती हैं और उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज भी नज़र आती हैं जिसमें लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ। इवन दुबई के अंदर ऐसी स्टोरीज हैं जिसके अंदर लोगों ने इतने पैसे दे देकर आते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर फंस जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कुछ एक्सपीरियंस लेकर निकलें। जो भी, अगर अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ना निकले, जाहिर सी बात है, मैं खुद भी बाहर बैठा हूँ पाकिस्तान से, लेकिन एट द सेम टाइम आप जैसे लोग हो गए या और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो कि मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए दे मेड समथिंग, दे मेड देयर नेम, और वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। वो पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। मेरे अपने फैमिली में भी इस तरह के लोग हैं। तो ये तो कारपेट स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं है पाकिस्तान के अंदर यूथ के लिए कि एक आम बंदे के लिए नहीं है। मसला ये है ना कि अगर कोई आम बंदा, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वैसी है। आम बंदा अगर उसके लिए अगर आप अमेरिका के अंदर या लेट्स से यूरोप के अंदर कोई छोटा मोटा काम भी कर रहे होंगे ना, तो आपके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास इतनी फैसिलिटी होगी कि आप आराम से लाइट के अंदर घर जाएंगे तो लाइट भी होगी, पानी भी होगा, ये सब कुछ होगा। पाकिस्तान के अंदर ये मसले अपनी जगह पर हैं। इवन आपके अच्छे से अच्छे पैसे भी हो जाएंगे, अच्छी से अच्छी सोसाइटी में भी रह रहे होंगे, तो ये मसला शायद आप फिर भी सॉल्व ना कर सकें। तो आई वोंट ब्लेम ऑन पीपल हु आर लीविंग, लेकिन उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, जो भी जहाँ भी जाए। जीसीसी में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रेजुएट्स के लिए? क्या आप ये मेरे ख्याल समझते से हैं कि एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए, एक्सपीरियंस, हाँ। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट आता है तो मेरा ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलती, चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का उनको मिलता है जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो अच्छा, मैंने सुना है कि जो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर टेलीकॉम सेक्टर की दे दूं, अगर आपके पास टेलीकॉम सेक्टर का 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप दुबई आते हो या जीसीसी कंट्रीज में कहाँ पे भी जाए, कतर में जाते हो, सऊदी में जाते हो, यहाँ पर आते हो, तो सुनने में ये आता है कि यार वो कहते हैं कि आपका जो पाकिस्तानी तजर्बा है ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट हियर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं टेलीकॉम से, क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम से रिलेट करता हूँ, तो मुझे पता है टेलीकॉम के अंदर ऐसा नहीं है। उसके रीजंस हैं। अगर आप प्योर लेट से इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर होंगे ना, तो हो सकता है आपको कुछ सर्टिफिकेशन करनी हो यहाँ पर आके, पाकिस्तान में उस लेवल का काम ना हो रहा हो। लेकिन टेलीकॉम एक ऐसी फील्ड है, ठीक है 5G पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, लेकिन 4G तो आया हुआ है ना, उस पर काम कर रहे हैं लोग। और पाकिस्तान में जिस लेवल का काम हो रहा होता है ना, वो यहाँ पर, ठीक है यहाँ का लेवल डिफरेंट ही है, यहाँ नेक्स्ट लेवल है काम, लेकिन वो जिन मुश्किलों में काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो मुझे भी पता, क्योंकि मैंने भी 2009 तक वहाँ पर काम किया है। तो पावर आउटेजेस और ये सारे मसले जिनके साथ हम फिर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो मसले नहीं है उस तरह के। तो यहाँ पर बड़ा स्टेबल तरीके से काम कर रहे हैं। तो टेलीकॉम में एटलीस्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कनाडा जाते हैं यहाँ से, बहुत सारी लोगों से सुना होगा कि आपको डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिलती, इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। लेकिन टेलीकॉम ऐसी फील्ड है कि आप वहाँ जाते ही पहले दिन से जॉब कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको कोई सर्टिफिकेशन पास नहीं करनी टेलीकॉम के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सर्टिफाइड भी होना पड़ता है, कुछ चीज़ों में आपको कोई एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। उनमें आप कह सकते हैं कि जो ना शायद पाकिस्तान का एक्सपीरियंस उस तरह से काम ना आए, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी अमेरिका में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो वो बात सही नहीं है, लेकिन इवेंचुअली सब, जो बंदा अगर मेहनत से कुछ करेगा तो उसको मिल जाएगा। अब बात आती है कि कहाँ जाएं, तो अगर एक्सपीरियंस है तो वैसे यूएई से अच्छी मुझे तो कोई जगह नहीं लगती है, लेकिन वही बात है, यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर आपकी जॉब जाती है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वरना तो आप, मैं एग्जांपल दूँ, अभी हम फूड कोर्ट गए थे, हाँ। लोग यहाँ पर भरे हुए फूड कोर्ट में टेबल कैसे रिजर्व करते हैं, अपना नया आईफोन रखेंगे, ये टेबल रिजर्व हो गई है। अब जो है ना, जाके फूड कोर्ट में जाकर मैं लेता हूँ कोई भी चीज़, वापस आऊँगा तो मेरी टेबल रिजर्व है, फ़ोन वहाँ रखा हुआ है। इस लेवल की सिक्योरिटी है। और सिर्फ यूएई में नहीं, ये आपको कतर, बहरीन, कुवैत, इस तरह की जगहों पर भी इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन यूएई इज़ एक्सेप्शनली नोन फॉर इट सिक्योरिटी। इस लेवल की सिक्योरिटी, तो बहुत सारे लोग कनाडा से मूव होते हैं, यूएस से मूव होते हैं, यूके से मूव होते हैं, यहाँ पाकिस्तान से मूव तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। तो उनको पता है ना कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है इस जगह को, नथिंग लाइक इट। लेकिन अगेन बात, अगर जॉब सिक्योरिटी के बाद अगर कोई आती है तो फिर वही जॉब ख़त्म होगी तो फिर क्या करेंगे? तो वो फिर एक बात आती है, तो उसकी वजह से लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज चले जाएं। लेकिन
अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, जॉब मिल जाती है, फिर उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई चीज़ रोकेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेकर चले ना, इसको कंक्लूड करें, तो सबसे पहले तो ये कि आप जो है ना पाकिस्तान से स्टार्ट लें, अपनी मार्केट से स्टार्ट लें, वहाँ पे इनिशियल एक्सपीरियंस लें, वहाँ पे कोशिश करें कि आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो बेहतर हो। इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी जाना है, अगर आपको दुनिया में दुबई आना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यू विल हैव अ गुड स्टैंडिंग इन द मार्केट, या अगर यहाँ से फिर आगे जाना है तो भी आपकी अच्छी स्टैंडिंग है। बट एट द सेम टाइम आप जहाँ भी हो, आप जॉब कर रहे हो, जो भी हो, आप अपनी इनकम का कुछ पोर्शन लाजमी कहीं पर इन्वेस्ट करें। खुदा ना करे कल आप कनाडा में और आपकी जॉब चली गई, तो अगेन आपको जो क्राइसिस आने हैं एक जॉब ओरिएंटेड बंदे को, कम से कम आपने जो सेविंग्स की हुई हैं, जो आपके पास इमरजेंसी फंड है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं कहीं पर भी, स्टॉक्स में, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो या बाहर कहीं पे हो, वो आपको एक कुशन देंगी, वो आपको गिरने नहीं देंगे। और प्लस जब आपकी फैमिली होती है, प्लस जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप एक अच्छी जगह पर होते हो, रादर देन यू आर इन अ वेरी बैड स्पॉट कि अब आपको बच्चों की फीसिस देनी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन होता है? बच्चों को स्कूल से निकाल लो, अब आपने फैमिली को भी प्रोवाइड करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी जॉब के साथ चल रही हो। ये कांस्टेंट एक आपके पास विजन होना चाहिए कि यार मेरे पास इतना। अब अगेन एग्जांपल्स बहुत सारी हैं कि लोग यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ ले लेते हैं और बगैर सोचे समझे, यहाँ पर बैंक फाइनेंसिंग बहुत आसान है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, तो बहुत आराम से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। लेकिन बंदे को, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसका एक रूल है गाड़ी ख़रीदने का कि आप मिनिमम अपनी सैलरी का 10% से ज़्यादा जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे खर्च ना करें, अपनी इनकम का 20% डाउन पेमेंट मिनिमम दें और 4 साल से ऊपर की उसके ऊपर बैंक फाइनेंस ना करवाएं। ये एक बहुत यूनिवर्सल किस्म का लॉ है। अब पाकिस्तान में किसी को ये बताएं ना, तो पाकिस्तान में कहेगा 10% के ऊपर जो सैलरी किसी की अगर लेट से 2 लाख रुपए भी है तो 20,000 रुपये बनते हैं। तो फिर गाड़ी ना लें, आप या तो यूज़ गाड़ी लें, कैश पे गाड़ी लें, या फिर वेट करें। तो लेकिन लोग समझते नहीं है। अगर इस रूल पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गाड़ी लेने के हकदार भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच वली भाई। ये चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको उसी वक्त से अपनी सेविंग्स भी करनी है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तभी जाकर आप जब अपने आप को 20 साल के बाद देखेंगे तो आप ज़िंदगी में एक अच्छे, एक कंफर्टेबल, एक स्टैंडर्ड पॉइंट पर खड़े होता पाएंगे। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि हमारी ऑडियंस आपको कहाँ पे, आपका क्योंकि कंटेंट तो मैं आपका देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपका यूट्यूब चैनल वली खान के नाम से ही है। वली खान के नाम से सर्च करेंगे, मेरा बड़ा मुश्किल से एसईओ बना वली खान के नाम से, आपको पता है 2-3 लोग हैं, लेकिन फाइनली मेरा नाम जब सर्च करते हैं तो वली खान आ जाता है। तो वो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वली खान वली_2k के नाम से अकाउंट है। ट्विटर पे मैं एक्टिव होता हूँ, वली_2k वहाँ पर भी है। ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, मुझे मज़ा आता है ट्विटर के ऊपर। अच्छा, हाँ, मतलब कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, सो द इजीएस्ट वे टू रीच आउट टू you reply to their queries is Twitter। रिप्लाई में थोड़ा सा डिले भी आ सकता है, लेकिन ट्विटर ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, तो हाँ उसमें मुझे नज़र आ जाती हैं जो चीज़ें लोग कर रहे होते हैं। ईमेल्स भी मैं देख रहा होता हूँ। थैंक यू वली भाई। मैं वली भाई के जितने भी सोशल्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका यूट्यूब भी, इनका इंस्टाग्राम भी, इनका ट्विटर भी, जहाँ पर भी ये अवेलेबल है, मैं इन सब के इन तमाम जगहों पर जो है इनके जो सोशल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चेक आउट करें, बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, सेविंग्स को लेते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को लेते हुए, ख्वाह वो स्टॉक्स में हो, ख्वाह वो रियल एस्टेट में हो, ख्वाह वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पर्सनली पिछले 2-3 महीनों से इनका कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे तो बड़ा फैसिनेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप देखेंगे तो आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे आता है। थैंक यू वेरी मच और आपसे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू।